हाउ आर यू बेटा। तो बेटा मैं अब आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बहुत रहेगी। और ऐसे ही हमने एग्जाम के बेस पर मिड टर्म एग्जाम को लेकर क्या पॉइंट क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, तो अकाउंटेंसी की एक वीडियो और बनाई है हमने आप लोगों के लिए क्लास 12 के ध्यान में रखते हुए, मिड टर्म के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो अगर आप वो देखना चाहें तो प्लीज उसको देखिए, कमेंट में आपको डिस्क्रिप्शन में उसको आपका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जाकर, ठीक है। और कमेंट दीजिए आपको वीडियो कैसी अच्छी लगी। तो अब हम जो वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं ये भी मिड टर्म एग्जाम को लेकर है फॉर इकोनॉमिक्स, तो आप इसको देखिए। और अगर आपको सही लगे, आपको लगे कि हाँ सर ने कुछ ऐसा बताया है, तो प्लीज कमेंट में जाकर उसको सपोर्ट कीजिए। ओके, चलिए लेट्स बिगिन। तो देखो बेटा, किस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं मिड टर्म एग्जाम के लिए। भाई मिड टर्म एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी हाफ ईयर की तैयारी को शो कर रहे होते हैं। भाई हम अप्रैल से पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं फिर हम, तो उसको हमें देखना चाहिए किस तरह से उसकी रेगुलेटरी हमें बनानी चाहिए, तो वो वहां पर हम लेके चलेंगे। हाँ, कुछ बच्चे को क्या होता है कि चलो कर लेंगे, लेकिन अब बस उनको लग रहा है भाई एग्जाम आ गए। तो किस तरह से तैयारी कर सकते हैं आप, देखिए मैं आपको चैप्टर वाइज को समझा सकता हूँ। जिस तरह से हमारे पास बेटा दो तरह से मैक्रो और आपकी इंडियन इको रहेगी। तो बेटा इंडियन इको का तो बहुत सही मान लो या अजीब मान लो, लेकिन इसमें आपको थ्योरी मिलती है तो वो रटनी पड़ेगी विद एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप एक्सप्लेनेशन के साथ इको इंडियन इको, तो बेटा रटने वाली चीज है, राइट। लेकिन मैं आपको तो समझा सकता हूं कि जो आपका चैप्टर 1 है उसमें ड्यूरिंग कॉलोनी कॉलोनियल पीरियड, तो ड्यूरिंग द कॉलोनी पीरियड के बारे में बताया है किस तरह से उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, हमारे फॉरेन सेक्टर को खराब किया। ये पूरा इसमें बताया गया है। तो मैं तो कह रहा हूँ इन तीन टॉपिक को ही आप समझो अच्छी तरह से, आपको चैप्टर खत्म हो जाता है कि किस तरह से इन्होंने हमारे एग्रीकल्चर, फॉरेन सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को खराब किया, तबाह किया, बर्बाद किया। चैप्टर 2 में अगर हम लेके चलें तो चैप्टर 2 में क्या, चैप्टर 2 में आपको बताया गया है कि सिंपल सा जो 5 ईयर प्लान है आपके, यानी आफ्टर द कॉलोनियल पीरियड 5 ईयर प्लान, उसको लेके इसमें बात की गई है। तो इसमें आपके दो तरह के गोल होते हैं, एक होते हैं लॉन्ग टर्म गोल, एक होते हैं शॉर्ट टर्म गोल। तो लॉन्ग टर्म गोल क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल क्या होते हैं, इसमें जाकर आप पढ़िए, समझिए आप अच्छे से, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ इस चैप्टर में से इतना आ जाएगा। और इसके साथ साथ आप इतना और पढ़ लीजिएगा इसमें, अचीव ऑफ अचीविंग ऑफ गोल्स, ये काफी रहेगा इस चैप्टर में से। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 अगर हम बात करें, चैप्टर नंबर 3 में क्या रहने वाला है, तो चैप्टर नंबर 3 को लेकर इसमें जो रहेगा आपके लिए, तो इसमें आपको समझा रहे हैं एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो जिस तरह से हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था ना, इन्होंने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड फॉरेन सेक्टर किस तरह से खराब किया, तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर में उसका सॉल्यूशन ढूंढा गया है। क्योंकि ये 1990 की बात है जब नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, और किस तरह से हमने चीज़ों को बढ़िया किया, अच्छा किया, किस तरह से डेवलप हुए, वो इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। और आई होप 3 चैप्टर तक आपका मिड टर्म रहने वाला है, ठीक है। मैक्रो में आते हैं हम, मैक्रो में हम चैप्टर नंबर 1 की बात करें, तो बेटा चैप्टर नंबर 1 जो कि मैं इसको लेके चलूं, तो आपको इसमें से पढ़ना चाहिए आपको फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ओके, स्टॉक एंड फ्लो, कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट, जो भी डिफरेंस है ना, लीकेज एंड इंजेक्शन, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें, सर्कुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ इनकम,
सर्क्यूलेशन, हाँ स्पेलिंग गलत होगी, सर्क्यूलेशन ऑफ फ्लो ऑफ इनकम। चैप्टर नंबर 2 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्कुलेशन फ्लो ऑफ इनकम। अदर देन, इसके अलावा डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? इसके अलावा इसी चैप्टर में नॉन रेजिडेंस और रेजिडेंस, इसको लेके चलिए, ठीक है। तो सर्कुलेशन फ्लो ऑफ इनकम है, डोमेस्टिक टेरिटरी है, नॉन रेजिडेंस रेजिडेंस है, इसके जाके पॉइंट पढ़िए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्हीं चैप्टर्स में से रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी एंड जीडीपी डिफ्लेटर। डिफ्लेटर बेटा इनके फॉर्मूले के साथ इनकी थ्योरी लर्न कीजिए, दो दो तीन तीन लाइन की थ्योरी है, कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। मैंने आपको जो बताया है, मैं फिर से बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एग्जाम में जाते हैं तो आपको इनमें से जरूर कुछ मिलेगा, 110%। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं वैसे साइड में ही हूं। चैप्टर नंबर 3 जिसमें कैलकुलेट द नेशनल इनकम, राइट। सबसे पहले इसमें आप कन्वर्जन सीखिए कि किस तरह से एनडीपी से जीडीपी में जाते हैं, किस तरह से ग्रॉस से नेट में आते हैं, किस तरह से एफसी से एमपी में आते हैं। ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल है। उसके बाद आप नेशनल इनकम जो आपको कैलकुलेट करनी है, तो तीनों ही मेथड इंपॉर्टेंट है। जो 3 मेथड आपके होते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड, तीनों ही मेथड से इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। न्यूमेरिकल चैप्टर है, जल्दी हो जाता है, जल्दी समझ में भी आ जाता है, कंपैरिजन द थ्योरी, चैप्टर नंबर 3। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 में अगर आप करते हैं तो वो आपको मिल जाएगा मनी, और चैप्टर नंबर 5 में आपको मिल जाएगा बैंकिंग। देखो बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर आगे पीछे हो सकते हैं, जो टॉपिक बता रहा हूँ वो तो आपको समझ में आ रहे हैं ना कौन सा टॉपिक है। मनी में क्या आ सकता है सर? मनी में ज्यादा कुछ नहीं आ सकता है। मनी में आपको केवल M1 से रिलेटेड पूछा जाएगा। M1 को ही लेकर चलें, M2 M3 में ज्यादा अंदर ना जाएं। अभी M1 से रिलेटेड ही चीजें आपसे पूछी जाएंगी। M1 के अलावा अगर आपसे ज्यादा से ज्यादा उसकी डेफिनेशन कि भाई मनी की डिफाइन क्या है, उसके फीचर्स क्या है। भाई जो मनी की डिफाइन है वही फीचर है। जैसे मनी इज ए मीडियम एक्सेप्टेबल, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जनरली एक्सेप्टेबल, स्टोर वैल्यू, ये सभी चीजें है ना। बार्टर सिस्टम इसमें आता है, लेकिन बार्टर सिस्टम बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो बार्टर सिस्टम का होना और ना होना कोई इतना मुझे इंपॉर्टेंस लगता नहीं है। ठीक है, तो M1 में तो M1 का फॉर्मूला क्या होता है, तो M1 इक्वल टू वॉट, M1 में क्या क्या ऐड होता है, CC है, DD है, OD है। इसका मतलब क्या है, तो उसके फुल फॉर्म पढ़ लो, इसकी मीनिंग पढ़ लो आप, काफी है आपको मनी के लिए। बैंकिंग, बैंकिंग में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो बैंकिंग तो टीचर देने देने वाले, मैं तो कह रहा हूं मनी छोड़ सकते हैं, बैंकिंग नहीं छोड़ सकते। और बताइए आप, तो बैंकिंग 110%। क्या टॉपिक रहेगा बैंकिंग में? सबसे पहले फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, अच्छी तरह से रट लीजिए इनको। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक क्या होता है? ठीक है सर, ये कर लेंगे हम। अदर देन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक की अगर हम बात करें तो और क्या आ सकता है? क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल जो टॉपिक है वो ये आपको ये क्लियरिटी देगा, ये दिखाते हैं कि क्रेडिट कंट्रोल किस तरह से आरबीआई करती है, किस तरह से वो मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करती है। आपने इसके दो इंस्ट्रूमेंट पढ़े होते हैं, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। उसकी हेल्प से आप ये कर सकते हैं। इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा मोरल सुएशन है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट है, लीगल, तो वो समझ में आएगा इसमें आपको। अदर देन दो तीन पॉइंट और, CRR, SLR, ये सब क्या होता है इसके बारे में पढ़िएगा। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है।
तो इतना आप लेके चलिए और आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चैप्टर नंबर 5 के अलावा अगर मैं आपको लेके चलता हूं आगे, तो नेक्स्ट चैप्टर जो रहता है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चैप्टर नेक्स्ट जो आपके पास है, ओहो व्हाट अ चैप्टर, एडी एंड एएस, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। सर इसमें क्या चलना चाहिए? तो बेटा मैं कहूँगी जो चैप्टर बहुत बड़ा है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 यूनिट, इसके यूनिट में 3-3 चैप्टर हैं और बहुत अच्छा चैप्टर है ये एडीएएस। लेकिन ये बहुत इजीली आपको उतनी तरह से गेन नहीं हो पाएगा, इसके लिए आपको इसकी डीप स्टडी पे जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये टॉपिक आप उठा लीजिए, वहां से आप स्टार्ट कीजिए एडीएएस को, तो पहले तो आपको इसकी डिफाइन पढ़नी चाहिए, आपको एडीएस एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें जो पढ़ सकते हैं, तो एडी को समझने के लिए आपको इसका कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, मतलब प्लस लगा देगा कि एडी का फॉर्मूला ही होता है। एएस जो कि आपके इनकम के बराबर होती है, थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूं मैं आपको, जिससे आपको चले कि हाँ चलो ये चीज हमें देखने को मिल जाएगी। और ये कंजम्पशन प्लस सेविंग के बराबर होता है। आपको एडी का कर्व बनाने आना चाहिए और इसका भी। इसके अलावा इसके फॉर्मूले होते हैं, तो फॉर्मूले कौन कौन से? एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस और हाँ, इतना काफ़ी है आपके लिए। तो अगर आप ये समझ पाएँ, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, तो कंजम्पशन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सी प्लस एस कर्व बनाना सीखना पड़ेगा आपको। इसके एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, ये फॉर्मूले भी हैं, ये न्यूमेरिकल में भी आते हैं, थ्योरी भी है इसकी। और अगर आप इतना कर लेते हैं, इट्स वेरी गुड। इसके बाद कंजम्पशन फंक्शन आपको आना चाहिए, कंजम्पशन, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन। इसके अलावा अगर आप ये फंक्शन कर लेते हैं तो ये तो अच्छी बात है। आपसे एक चीज जरूर पूछ लेंगे, ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसके अलावा इंड्यूस्ड कंजम्पशन क्या होता है? इंड्यूस्ड। ठीक है, तो डिफरेंस में भी आ सकता है। तो मिड टर्म के लिए आपका इकोनॉमिक्स इतना काफ़ी रहेगा और आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए। जो टॉपिक मैंने आपको बताया उस टॉपिक को डायरेक्टली लीजिए और समझिए किस तरह से है। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और जो भी कुछ अगर आपको रहेगा कि कुछ पूछना है अपनी तरफ से, तो आप कमेंट में जाकर इसको पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू।